गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, नियंत्रण। अब जैसे कंट्रोलिंग का हम थोड़ी सी अगर इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमारे दिन प्रतिदिन के जो लाइफ होती है भी कंट्रोलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर किसी भी चीज़ को आप अनकंट्रोल्ड वे से करते हो तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जैसे कि अगर आप गुस्सा ही अनकंट्रोल्ड वे से करते हो तो ये आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से अगर आप सड़क पर कोई ड्राइविंग कर रहे हो, कोई बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो अगर आप उसकी स्पीड जो है वो अनकंट्रोल्ड कर देते हो तो एक्सीडेंट वगैरह की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से मतलब कंट्रोलिंग जो है जैसे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी कंट्रोलिंग का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अगर हम इसे कहें कि ये मैनेजमेंट में लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग, पर जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। मतलब कि हर एक लेवल पर कंट्रोलिंग जो है प्रबंध में बहुत ज़रूरी है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि कंट्रोलिंग के बिना तो कोई भी मैनेजर जो है वो ये नहीं पता लगा सकता कि संस्था का काम सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा, सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर हम पूरे वॉच आउट करके देखते रहते हैं कि हमारी वर्क परफॉर्मेंस राइट डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, और अगर बाई चांस उसमें कोई डेविएशन आ गए हैं, कोई गलती हो गई है, तो हम उसे उसी समय ठीक करते हैं, उसे कंट्रोल कर लेते हैं ताकि वो प्रोसेस जो है वो सही प्रकार से चलता रहे। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है। थोड़ी सी आगे है कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। The term controlling literally means determine the behavior or supervise the running of any process. कंट्रोलिंग का अर्थ क्या होता है कि कोई भी काम करने के प्रोसेस को चलाना, और डिटरमाइन द बिहेवियर, और जो किसी काम को करने के व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ensuring दैट द एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। तो जो प्रबंध में नियंत्रण का जो कार्य है वो क्या है कि इस चीज़ की का अवलोकन करना, इस चीज़ को देखना कि जो हमने प्लानिंग की थी किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के प्रोसेस की प्लानिंग की थी, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। Thus, it seeks to match the actual performance with the planned performance by initiating suitable corrective action wherever required. The controlling function enables manager to identify exactness in the various activities being undertaken by the subordinate and initiate necessary remedy action. कि जो मैनेजर होता है वो ये देखता है कि जो हमने प्लान किया था उसके अनुसार हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कितनी है, और क्या क्या उसमें कमी आई कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच पाए, और उसके लिए रेमेडियल एक्शन करना कि वो काम जो है वो उस प्लान के अनुसार हो सके जिसकी हमने पहले कल्पना की थी। 10 The two aspects involved in the process of controlling are outlined below. तो इस तरह से हमें जो हमारी कंट्रोलिंग नियंत्रण की प्रोसेस है उसमें दो तथ्य सामने आते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है? It refers to the process of checking the effectiveness of strategies formulated and implemented so as to achieve the overall goal and objective of the organization. तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में क्या आता है कि हमने ये चेक करना कि जो हमने प्लानिंग की थी, कोई स्ट्रेटेजीज तैयार की थी किसी काम को करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस उसके अनुसार आ रही है या नहीं आ रही। सेकंड है ऑपरेशनल कंट्रोल। इट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू इंसर्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या आता है कि जो हमारे संसाधन हैं उनका सही प्रकार से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका अवलोकन करना कि जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं उसमें जो चीज़ों का प्रयोग हम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसकी कई डेफिनेशंस बन जाती हैं। हेनरी फ्योल ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर इन कॉन्फर्मिटी with the plans adopted, the instruction issued and principle established. It has the object to point out weakness and error in order to rectify them and prevent reoccurrence.
मतलब कंट्रोल जो है वो इस चीज़ को देखना है कि जो हमने प्लानिंग की थी किसी काम करने के लिए, या जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी, जो प्रिंसिपल्स तैयार किए थे, क्या वो काम एक्चुअल परफॉर्मेंस में उसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसमें जो काम हो रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हो रही हैं, उनको रेक्टिफाई करना। तो ये हेनरी फ्योल ने कंट्रोलिंग की जो है वो डेफिनेशन दी है, ये आपने लर्न कर लेनी है। आगे है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। Controlling is considered to be a goal-oriented function as it enables the manager to ascertain that the work in organization is moving in the right direction. अब goal oriented कैसे है ये कि कंट्रोलिंग जो है वो किसी काम को करने के लिए दिशा प्रदान करता है। तो हमने ये देखना है कि जो हम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर उसमें कोई कमी है तो उसे सुधार करना। सेकंड है pervasive function. Controlling is regarded as a pervasive function because it is required in all type and size of organization. pervasive होता है सर्वव्यापी। तो जो नियंत्रण का कार्य है ये सभी प्रकार की संस्थाओं में, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और सभी जगह इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी कार्य भी कहा जाता है। इट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, हाउएवर इट्स नेचर एंड स्कोप वेरीज एट ईच लेवल। तो ये किसी भी मैनेजर के लिए जो है वो प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, जबकि इसका मतलब क्षेत्र जो है वो अलग अलग संस्थाओं के लिए, कुछ बड़ी हैं उनके लिए ज़्यादा बड़ा होता है और जो छोटी हैं उनके लिए छोटा होता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन as it provide valuable feedback which help to review and revise the standard and improve the quality of future performance। अब ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, आगे की ओर देखने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कमी जो है वो उसे दूर करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी ए बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन as it is like the post-mortem of the past activities to ascertain if there are any फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। अब बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी से कहा जा सकता है क्योंकि ये एक पोस्टमार्टम की तरह है कि हम पिछली कमियां जो है वो उनको सुधार कर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। इसे प्रबंध का वैसे अंतिम कार्य है ये, पर इसे अंतिम नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये खत्म होने के बाद हम दोबारा से फिर बैक चले जाते हैं प्लानिंग फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब जैसे हम फीचर से या इंट्रोडक्शन से हमें पता लग गया है कि प्रबंध के लिए जो नियंत्रण का कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें कुंटज और ओडोनिल ने क्या कहा है, मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लॉइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान। कि कुंटज और ओडोनिल ये कहता है कि हम अपने नियोजन के अनुसार जो भी हमने अपने उद्देश्य तैयार किए होते हैं उनको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने संस्था में कंट्रोलिंग के प्रोसेस को सही रूप से चलाएंगे। कहीं पर भी कोई भी एरर आता है या कोई भी वीकनेस आती है तो उसे हम तुरंत उसे दूर करें। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सबसे पहले है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। द कंट्रोलिंग फंक्शन फैसिलिटेट कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। अब सबसे महत्वपूर्ण तो बात तो यह है कि इसमें कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनकी आपस में तुलना करते हैं, और फिर अगर किसी तरह की कोई ड्रॉबैक होती है तो उसे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हम जो हमारा डिज़ायर्ड गोल होता है उस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ए गुड कंट्रोल सिस्टम अनेबल मैनेजमेंट टू validate whether the standards set are correct and objective. Moreover, it helps to review and revise the standard in light to change taking place with the organization or business environment in general. जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी may indicate that increase in cost of production is due to an increase in the import duty of raw material. Such a situation create the need to review and revise the production budget. अब नियंत्रण में क्या इसका महत्व है कि जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड,
कि जो हमने स्टैंडर्ड तैयार किए थे, जो मानक तैयार किए थे, उनकी एक्यूरेसी को, उनकी शुद्धता को पहचानना। तो एक जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है उससे हमें पता चल जाता है, अगर मान लो कि हमारी कोई कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस कारण से कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे हम इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ क्यों हो रही है, इसको अगर हम अच्छे से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ने के कारण हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। तो उसके लिए हम कोई रेमेडियल मेजर देख सकते हैं। नेक्स्ट है making efficient use of resources. By implementing a good control system, a manager is able to curb the wastage and spoilage of resources. This is because each action is performed in accordance with fixed standard and norm rather than hit and trial method. अब कंट्रोलिंग में क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो उसके स्टैंडर्ड्स मेथड होते हैं उनको पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। कोई हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करते हैं। तो जब स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं तो उस अनुसार काम होता है, तो हमारा जो है एफिशिएंट यूज होता है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन. An effective control system seeks to provide motivation to the employees as they are made aware well in advance about the level of performance expected from them and what are the standard of performance on the basis of which their performance will be evaluated. तो इससे क्या होता है कि कंट्रोलिंग जो है वो कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है, क्योंकि पहले से ही संस्था ने डिसाइड किया हुआ होता है कि हर कर्मचारी की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और क्या क्या जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कर्मचारियों से एक्सपेक्ट करती है। तो वो उसी अनुसार पहले ही अपना स्टैंडर्ड डिसाइड करके काम करते हैं। नेक्स्ट है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. द रेगुलर monitoring of employee performance seeks to establish a sense of order and discipline in the organization. अब रेगुलर जब मेजरमेंट होती रहती है कर्मचारियों की परफॉर्मेंस की, तो कर्मचारी जो है वो इस बात से अवेयर होते हैं और वो प्रॉपर रूप से प्रॉपर डिसिप्लिन के रूप में अपना काम करते हैं. नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. In order to ensure smooth running of an organization, it is important to establish coordination among the diverse activity of an organization. This can be achieved through effective controlling because the efforts of each department and employee is governed by well-defined standard which serve as a basis for integrating one task with another. अब इससे क्या है कि सभी जितने भी संस्था के डिपार्टमेंट होते हैं, अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग होती है उनमें, तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाता और सभी मिलकर काम करते हैं. जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, इफ़ marketing department has set a target of increasing the weekly sale of a product by 100 unit. To fulfill this target, it also need to coordinate with the production department. कि अगर मार्केट डिपार्टमेंट ने 100 यूनिट की जो है इंक्रीज करने का फैसला किया है, तो ये कोऑर्डिनेशन किसके साथ करना पड़ेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, कि अगर सामान तैयार होगा तभी आगे उसकी सेल जो है वो होगी. तो इस तरह से सभी विभाग जो हैं वो बहुत ही कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करते हैं. तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस. आगे जो जैसे मेरी बुक में दे रखा है ये रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये इस बार कटा हुआ है आपके सिलेबस में से. तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस. तो ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसके 5 स्टेप हैं. तो इनका हम बारी बारी से स्टडी करते हैं कि ये क्या स्टेप हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के. सबसे पहले है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. The first step in the controlling process involves setting standard in clear, specific and measurable term. तो कंट्रोलिंग का सबसे पहला जो प्रक्रिया का पॉइंट है वो है कि हमने क्या कर्मचारियों की परफॉर्मेंस होगी, इसके हमने स्टैंडर्ड डिसाइड करना. स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. तो ये गुणात्मक भी हो सकते हैं और संख्यात्मक भी हो सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू बी मॉडिफाइड विद द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट. तो जो हमारे स्टैंडर्ड हों वो क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ताकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट में किसी तरह के चेंजेस आते हैं तो हम उनमें भी चेंजेस कर सकें. तो ये इसमें कुछ टाइप्स बता रखे हैं क्वालिटेटिव के, जैसे इम्प्रूविंग मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इम्प्रूविंग इमेज. इसी तरह से क्वांटिटेटिव के कुछ बता रखे हैं, सेल्स बजट इंडिकेटिंग द टारगेट सेल ऑफ बिजनेस इन ए स्पेसिफाइड पीरियड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू. प्रोडक्शन बजट के बारे में बता रखा है, मटेरियल बजट के बारे में बता रखा है.
तो ये सबसे पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड कर लेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. सेकंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. द नेक्स्ट स्टेप related to the measurement of actual performance. Performance should be measured in an objective and reliable manner. As far as possible, performance should be measured in the same unit in which standards are set, as this would make their comparison easier. अब सबसे पहले तो हमने सेटिंग करी स्टैंडर्ड की, फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारे जो सेटिंग थी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की उनके अनुसार कितनी मैच कर रही है. तो इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट हमने सेटिंग में किया था वही मेजरमेंट के एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी उसी यूनिट का प्रयोग करना है, ताकि कंपैरिजन जो है वो आसानी से हो सके. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, वेरियस टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एट्सेट्रा में भी यूज. तो कई तरह के मेथड यूज कर सकते हैं हम परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करने के लिए. जैसे इसमें बता रखे हैं कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, सैंपल चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आदि से भी हम इसकी जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर रूप से कर सकते हैं. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड. दिस स्टेप इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड. अब इसमें क्या करना है कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे और जो हमारी एक्चुअल में हुई है उनकी हमने क्या करना है, तुलना करनी है. सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन एंड नोटिंग डेविएशन इफ एनी. इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन प्लान्ड परफॉर्मेंस, डेविएशन आर सेड टू बी पॉजिटिव और वाइस वर्सा. फिर उनको हमने चेक करना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है. अगर तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा आई है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं आई तो ये नेगेटिव होगा. जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, the financial activity in an enterprise are controlled by comparing the actual cost of production with the budgeted cost of measurement the effectiveness of such activity. कि इसमें जो फाइनेंशियल एक्टिविटी हैं किसी भी संस्था की, उनकी कंपैरिजन करनी है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और जो बजट में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई थी. नेक्स्ट है फोर्थ, एनालाइजिंग द डेविएशन. अब एनालाइज करना है कि हमारी जो डेविएशन थी वो क्यों किस कारण से हुई. इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं. इसमें सबसे पहले है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या है, ऑल द डेविएशन में नॉट बी सिग्निफिकेंट, मोरओवर इट में नॉट बी आइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू मॉनिटर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. वो कहता है कि एक बार जब हम डेविएशन निकाल लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उनको एनालाइज करने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से देखते हैं कि ये जो है इकोनॉमिकल मॉनिटरिंग इनकी प्रॉपर रूप से हो रही है या नहीं हो रही. देयरफॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज द स्टेट्स इट्स स्पेसिफिक की रिजल्ट एरिया आर क्रिटिकल पॉइंट विच रिक्वायर टाइट कंट्रोल एंड आर लाइकली टू हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस. उसमें पॉइंट नोट किए जाते हैं कि भाई कहाँ पर कमी रह गई जो कंट्रोलिंग में, कि अगर जो है वो प्रॉपर रूप से हमारा डेविएशंस आई हैं, नहीं हमारा स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर हो पाया, तो उसको कंट्रोलिंग प्रोसेस को टाइट करना. एनी डेविएशन ऑन दीज पॉइंट आर अटेंडेड टू अर्जेंटली बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो है वो देखती है कि भाई जो डेविएशन हुई थी वो प्रॉपर रूप से अटेंड हो पाई या नहीं हो पाई. Like if the expenditure on refreshment of workers goes up by 10%, it can be ignored, but if the production cost goes up by 5%, it may call for managerial action. जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि ये देखना कि भाई डेविएशन कहाँ आए हैं. अगर तो कोई जैसे कर्मचारियों के रिफ्रेशमेंट वगैरह में कोई खर्चा आया तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम बढ़ गई है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो क्यों बढ़ी है, कहाँ पर हमारी कमी रही है. Next है management by exception. Management by exception is the principle of management control which is based on the belief that if you try to control everything, you may end up controlling nothing. Therefore, only significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी तरह की कोई भी डेविएशन आते हैं उनको नोट करना और वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए जाते हैं कि ये डेविएशन जो है वो क्यों आए. लाइक द आउटपुट डिफेक्ट अप टू 2% में बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबली
बट इफ़ गोज अप बाय 5% इट में कॉल फॉर मैनेजरियल एक्शन। जैसे इसमें बताया कि कोई डिफेक्ट आए हैं प्रोडक्ट में, अगर 2% के करीब है तो चलो वो सुधार हो सकते हैं, पर अगर वो 5% के करीब है तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस की जाएगी, उसके बारे में बातचीत की जाएगी कि ये ऐसा क्यों हुआ। द यूज़ ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ऑफर इन्यूमरस एडवांटेजेस एंड स्टेटेड बिलो। अब इस तरह की अगर हम एनालाइज करते हैं और मैनेजमेंट के सामने ये बातें रखते हैं तो इसके कुछ लाभ भी होते हैं जो इसमें बता रखे हैं कि इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर बाय फोकसिंग their attention on only significant deviation. It ensures better utilization of managerial talent by enabling the manager to give concentration managerial attention to important areas. The application of management by exception technique facilitate delegation of authority and increase morale of the employees as the manager assign the task of dealing with the routine problem. It helps to keep the organization in right track by bringing to light the critical प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर टाइमली एक्शन। तो इससे काफ़ी जो है लाभ हो पाते हैं कि इससे समय की भी बचत होती है, मैनेजर को समय समय पर पता लग जाता है कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कहाँ कमी रह गई। समय पर अगर हमें पता चल जाता है तो हम कर्मचारियों के मोरल को अप करके उनसे जो है ये थोड़ी कमियां जो रह गई हैं उनको दूर कर सकते हैं, और समय पर इन चीज़ों का पता लगने पर टाइमली एक्शन लेकर हम जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस था होना है उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। दिस इज द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस व्हेन द डेविएशन एंड आर विद इन acceptable limit, no corrective action is required. However, when the deviation go beyond the acceptable range, especially in the important areas, it demand immediate managerial attention so that deviation do not occur again and standard are accomplished. अब इसमें क्या है, ये लास्ट स्टेप है, करेक्टिव एक्शन लेने हैं इसमें। तो कई बार क्या होता है कि जो डेविएशन है वो बियरेबल हो तो चलो हम जो है वो आराम से देख सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं, पर अगर डेविएशन अनबियरेबल हैं तो उनके लिए हमें करेक्टिव एक्शन जो है वो उसी समय लेने पड़ते हैं ताकि दोबारा से ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए संस्था में और संस्था की जो गुडविल है वो ख़राब ना हो। करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई, बाइंग न्यू मशीन्स, इंक्रीजिंग सुपरवाइजर एंड सो ऑन। तो करेक्टिव एक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें लग रहा है कि कर्मचारी कैपेबल नहीं है या उनमें ट्रेनिंग की कमी हो गई है तो उनको ट्रेनिंग देना, नई मशीनरी खरीदना अगर पुरानी मशीन में कुछ डेविएशन आ रहे हैं, और सुपरवाइज़र बढ़ा देना ताकि काम जो है वो प्रॉपर रूप से हो सके। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ रियलाइज दैट एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल। इन सच ए सिचुएशन द करेक्टिव एक्शन में इन्वॉल्व employing additional worker and equipment and are making existing workers work overtime to speed up the production process। तो जैसे इसमें बता रखा है कि अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आया हुआ है और वो पूरा नहीं हो पा रहा प्रॉपर समय पर, तो उसके लिए जो मैनेजर है वो करेक्टिव एक्शन लेगा कि वर्कर्स को बढ़ाएगा, ओवर टाइम उनके लगाएगा ताकि काम जो है वो सही समय पर हो सके। तो इस तरह से जैसे इसमें ये एग्जांपल गारमेंट फैक्ट्री का भी दे रखा है, तो इस तरह से अगर हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में कोई कमी आ रही है तो हम उसके लिए उसी समय करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि किसी तरह की कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये आपका चैप्टर जो है कंट्रोलिंग ये कंप्लीट होता है, इसके आपने नोट्स तैयार कर लेंगे। थैंक यू।